गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आज का कार्यक्रम है कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम। और इसका जो टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो कौन कौन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ख़ास तौर से हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उन सभी के लिए। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानना चाहिए कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या है, कौन कौन से ये प्रोग्राम्स हैं, इनको कौन संचालित करता है और क्या क्या इन प्रोग्राम्स में होता है। पूरे देश भर में ये प्रोग्राम्स कैसे संचालित होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में आपके साथ डॉक्टर पवन कुमार चौहान, सलाहकार योग एंड नेचुरोपैथी, और आपके साथ इस कार्यक्रम को आइए साझा करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो स्वस्थ नागरिक कैसे स्वस्थ होंगे, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सरकार के माध्यम से चलाए जाते हैं, राज्य सरकारें चलाती हैं, और इसमें कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन वो भी हमारे साथ में होते हैं, जैसे WHO। तो ये सब मिलकर के एक पूरे प्रोग्राम की रचना करते हैं और उन कार्यक्रम को चलाते हैं। इसीलिए नागरिकों के जीवन का स्तर सुधारने में, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सरकार जो स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाती है, उनको हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। दो बातें हुई, नागरिकों का जीवन का स्तर सुधारने के लिए, दूसरा नागरिकों का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाने के लिए और हेल्दी बनाए रखने के लिए जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, उनको हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। दूसरा है नियंत्रण एवं उन्मूलन कार्यक्रम। नियंत्रण एवं उन्मूलन यानी रोग पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो कहलाते हैं नियंत्रण कार्यक्रम। और जो रोग को जड़ मूल से ही समाप्त करते हैं, जो रोग को जड़ मूल से ही समाप्त करने वाले कार्यक्रम हैं, उनको कहते हैं उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये दो प्रकार के कार्यक्रम हैं, यानी कि नियंत्रण करने वाले कार्यक्रम, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि रोग पर नियंत्रण किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे कि तपेदिक का, जैसे टीबी से संबंधित जो उन्मूलन कार्यक्रम कहलाता है, टीबी को पूरी तरह से हटाना, पोलियो को जड़ मूल से समाप्त करना। तो ऐसे जो कार्यक्रम हैं जिनको पूरी तरह से समाप्त करना होता है, रोग हटाने होते हैं, उन कार्यक्रमों को हम कहते हैं उन्मूलन कार्यक्रम। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम कैसे कहते हैं इनको। देखिए, देश बहुत बड़ा है, पूरे देश में विभिन्न प्रकार के रोग अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में होते हैं। तो जहाँ छोटे छोटे स्तर पर थोड़े रोग होते हैं, वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर उनको नियंत्रण में ले लिया जाता है और राज्य सरकार उनको पूरा कर देती है। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो पूरे देश भर में फैल जाते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना पड़ता है, तो वो कहलाते हैं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम। यानी जब कोई रोग संपूर्ण देश में व्याप्त हो एवं देश के प्राय सभी क्षेत्रों में लोगों को प्रभावित कर रहा हो,
और उसकी निरंतर वृद्धि हो रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस रोग को राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये है राष्ट्रीय कार्यक्रम के विषय में जानकारी। विभिन्न रोगों के नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नियंत्रण करना है, उन्मूलन करना है। इनको उन्मूलन करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए जो कार्यक्रम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाते हैं वो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गए। और ये कार्यक्रम किस किस के द्वारा चलाए जाते हैं, अभी हम आपको बता भी रहे थे। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के माध्यम से प्लस जो स्टेट लेवल पर यानी राज्य सरकारों के माध्यम से और साथ में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठनों के द्वारा, जैसे WHO और भी NGO हमारे साथ मिलकर के काम करते हैं। और इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें रोगों पर नियंत्रण भी होता है और उन्मूलन के कार्यक्रम भी होते हैं, कल्याण के कार्यक्रम भी होते हैं। या PHC देख सकते हैं, PHC जिसमें कि अक्सर यहीं से सारी कार्यवाही होती है, जो हमारे राज्य सरकारों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहलाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहलाते हैं, और WHO जो हमारे साथ में रहता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे हेल्थ वर्कर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स ही इन कार्यक्रमों में पूरी तरह से भाग लेते हैं, सहयोग देते हैं और विभिन्न प्रकार के सहयोग के माध्यम से इन कार्यक्रमों की जो उपयोगिता है जन सामान्य के लिए, उसको और भी बढ़ा देते हैं। तो आवश्यकता इसलिए है, सबसे पहले तो हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन चाहिए, स्वस्थ जीवन हो, हेल्दी लाइफ। दूसरी बात, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, उनमें जो स्वास्थ्य प्रणाली है हमारी हेल्थ सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करना और उनके बीच की असमानता को कम करना। तीसरी बात, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, जिससे संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से दोहरे बोझ से निपटा जा सके और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बात है। तो ये हमारा जो हेल्थ वर्कर है उसको आवश्यकता भी समझ आनी चाहिए कि क्यों आवश्यक है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। भारत में प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम और योजनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनकी हम चर्चा करते रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो नेशनल हेल्थ मिशन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 2013 में किया था। उप मिशन के रूप में इसमें और 2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको NRHM कहते हैं, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM, इनको सम्मिलित किया गया है। तो 2 प्रकार की ये जो हमारे मिशन है उसमें 2 उप समिति कहिए या उप मिशन उनको बना दिया गया है। भारत सरकार ने 2005 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों को कैसे सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत इस तरह से की थी, जिसे हम NRHM के नाम से जानते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से जो बनाया गया वो था मातृ और शिशु, मातृ यानी माता, शिशु बच्चा, दोनों की मृत्यु दर को कम किया जाए। तो कैसे किया जाए, खास तौर से कमज़ोर वर्ग, जो कि बहुत ऐसा तबका, ऐसा वर्ग जो बहुत ही कमज़ोर था, उसको कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें ताकि जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसको कम किया जा सके।
और ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या थी, खास तौर से जहाँ ग्रामीण क्षेत्र था, जहाँ से स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी दूर हुआ करती थी। आज तो सरकार के बेहतर प्रयास से आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो लगभग हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो गए हैं, जहां डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल हैं। हालांकि अभी भी इनमें काफ़ी कुछ करना बाकी है। तो इन सब के लिए जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो सब सहयोग करते हैं, असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को। तो इन हेल्थ वर्कर्स के सहयोग से एक बढ़िया सा एक टीम बन जाती है और मिशन को पूरा करने में आसानी रहती है। तो ये सब हेल्थ वर्कर को भी जानना चाहिए कि माता और शिशु यानी जब रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की थोड़ी कमी भी है, और फिर रात के समय जब कोई इमरजेंसी होती है, माँ को कोई प्रॉब्लम होती है, गर्भावस्था में है या फिर शिशु छोटा है, तो समस्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन सबको कैसे रिलीफ दिया जा सके, उन सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे इजाफा किया जा सके और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके इस पूरे सिस्टम को, इसके लिए मिशन ने काम किया। तो माता और शिशु की दोनों की देखभाल हो सके और उनका जो मॉर्टिलिटी रेट है, मृत्यु की जो दर है, क्योंकि अक्सर ये सुना करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में या पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ सुविधाएं बहुत कम थी कि गर्भवती जो माता है वो गर्भ के समय एक्सपायर कर गई या किसी तरह से उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई, प्रॉब्लम कुछ आ गई। तो वो सारी समस्याएं, उनसे निपटने के लिए ये प्रोग्राम्स काफ़ी सहायक सिद्ध हुए और नेशनल जो हेल्थ मिशन है उसने इस पर काफ़ी काम किया है और बहुत सारी सुविधाएं अपने वो टीम के साथ में, हेल्थ वर्कर्स के साथ में मिलकर के आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसको ये बात अवश्य जाननी चाहिए कौन कौन से वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं जिनमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हो रही है और कैसे वो हमारे जन सामान्य तक पहुंच पा रही हैं सेवाएं और किस प्रकार उनको संचालित किया जा रहा है। तो कौन कौन से वो कार्यक्रम हैं, आइए इसकी बात करते हैं। जैसे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, इसमें जो वेक्टर्स हैं, बीमारी फैलाने वाले जो रोग को इधर से उधर ले जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे संबंधित जो रोग होते हैं उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं मलेरिया फैलाने में सबसे ज़्यादा मॉस्किटो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, डेंगू के लिए वो भी मॉस्किटो। तो इस तरह के जो रोग हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, इन वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण करने के लिए इन वेक्टर्स को ही हटाना, किल करना बहुत ज़रूरी है और भी इसके अंतर्गत चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण। दूसरा कुष्ठ रोग उन्मूलन, कुष्ठ रोग, तपेदिक नियंत्रण जो टीबी की बीमारी है, अंधता नियंत्रण, ब्लाइंडनेस, समाज को कैसे स्वस्थ और बढ़िया बनाया जा सके। आयोडीन की न्यूनता, आयोडीन की न्यूनता से भी बड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है, गले में घेंगा आदि हो जाता है, बड़ी समस्या होती है। विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही आते हैं। ये इस तरह के कुछ कार्यक्रम हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्यक्रम की, कौन कौन से वो कार्यक्रम हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए हम इनकी बात करते हैं। देखिए, प्रजनन, मातृत्व, नवजात, बाल स्वास्थ्य और किशोर संबंधित सेवाएं, तो ये जो एक इस तरह का कार्यक्रम है, इसमें
जैसे जननी सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत कई इस तरह की फिर योजना और कार्यक्रम चलाए गए। कौन कौन से वो हैं? जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो इस तरह से ये इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं, कुछ कार्यक्रम इसका हिस्सा बने। और इनके अंतर्गत जैसे जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना में क्या है? जननी माता को किस तरह से सुरक्षित किया जा सके। माता बहुत महत्वपूर्ण है। इस समाज को जन्म देने वाली मातृत्व शक्ति है। उस शक्ति के माध्यम से ही पूरा संसार चलता है, पूरा संसार आगे बढ़ता है। माँ ही जन्म देती है, तब जाकर के आगे परिवार चलता है, समाज चलता है, देश चलता है, राष्ट्र चलता है। तो जब जननी ही सुरक्षित नहीं होगी, तब फिर समाज को सुरक्षा कैसे मिल सकती है? तो जननी का न केवल सुरक्षित होना, बल्कि स्वस्थ होना, शक्तिशाली होना और सुरक्षित होना, ये संरक्षित होना, सभी जो बिंदु हैं ये सभी ठीक होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं कि माँ को किस तरह से, जब माँ बनने वाली है उस समय उसको प्रॉपर पोषण, आहार, सारी व्यवस्थाएं, तनाव से रहित चीज़ें और सब व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसी तरह से गर्भावस्था में उसका प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशन और सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, समय समय पर उसको टीके लगने चाहिए। डिलीवरी के समय ठीक कंडीशन की हॉस्पिटल और क्लिनिक या जो अपने सरकारी संस्थान हैं वो सब होने चाहिए। प्रॉपर इलाज होना चाहिए, कोई समस्या है तो फिर शिशु की देखभाल प्रॉपर होनी चाहिए। तब जाकर के समाज बढ़ता है और तब जाकर के समाज शक्तिशाली होता है। इस समाज को शक्तिशाली बनाने में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है वो एक माँ की है और उसके साथ ही उस बच्चे की है जो देश का भविष्य है। तो इन सब के लिए ये हमारी जो सरकार है वो बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ मिलकर के इस तरह की योजनाएं बनाती है, कार्यक्रम निश्चित करती है और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो जननी सुरक्षा योजना, इसी तरह से दूसरा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर बच्चे से मतलब छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और किशोरावस्था तक पहुंचता है, तो उस बच्चे को किशोर अवस्था में जब पहुंच गया तो वहाँ भी उसको किस तरह का न्यूट्रिशन हो, किस तरह के उसकी सुरक्षा हो सके, किसी बीमारी से ग्रसित ना हो सके, सही उसकी शिक्षा हो, ये सब उस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल से बच्चों का स्वास्थ्य उचित हो, ठीक हो, बेहतर हो। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें कि समय समय पर टीकाकरण होते रहना चाहिए। यानी टीकाकरण के माध्यम से क्या है, हमारे जो बॉडी में इम्यूनिटी है उसको और इम्प्रूव किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है और जो रोग आने वाला होता है उस रोग के प्रति एंटीबॉडीज ताकि डेवलप हो सकें, इसलिए ये टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। और सरकार विभिन्न बीमारियों के जो टीके हैं वो समय सारणी एक दी जाती है कि कब गर्भवती महिला को टीका लगना चाहिए, कब शिशु को टीका लगना चाहिए, कब किशोर को टीका लगना चाहिए। और ये टीकाकरण के माध्यम से एक सुरक्षा दी जाती है ताकि बीमारियों से, रोगों से बचा जा सके और आगे स्वस्थ जीवन जिया जा सके। इसी तरह से मिशन इंद्रधनुष बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। इंद्रधनुष
नाम कितना सुंदर नाम दिया है, इंद्र का धनुष, मिशन इंद्रधनुष, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की रोगों को कंट्रोल करने के लिए इसमें टीकाकरण की विशेष सुविधा इसमें की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री जी के नाम से ये सुरक्षित मातृत्व की माता को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये अभियान चलाया गया और ये अभियान जारी है कि किसी भी तरह से जो माँ है वो जोखिम में नहीं होनी चाहिए। तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो नवजात शिशु है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है, डाउन करना है, उस डाउन करने के लिए मोर्टेलिटी रेट को हमें क्या करना होगा, निश्चित रूप से जो शिशु है उस शिशु की प्रॉपर देखभाल हो, समय पर टीकाकरण हो, यदि कहीं कोई रोग है तो उसके लिए तत्काल चिकित्सा हो और प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल हो। और ये सब कार्यक्रम को आयोजित कराने में, संचालित कराने में, इम्प्लीमेंटेशन में, इनमें सब में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हों, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर हों या वो जनरल हेल्थ वर्कर्स हों, सभी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि सरकार के साथ मिलकर के ये कार्य करते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, फैमिली वेलफेयर के जो कार्यक्रम हमारे हैं, देखें तो आज वास्तव में हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि कभी भी ये जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। यानी कि वो जो नीड है, जो हर व्यक्ति को एक बेसिक नीड है उसे, कि उसे खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। ये 5 जो बेसिक चीज़ हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 5 चीज़ों की कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि ये एकदम दुर्लभ हो जाए, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। तो इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है और समय समय पर इसके लिए सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास हैं वो करती रहती है। और इसी के अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जो लोग हैं उनको तरह तरह के कार्यक्रम चला करके ये जिम्मेदारी बताई जाती है कि पहले जैसे आया था हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और अभी धीरे धीरे और कम हो रहा है हम दो पर हमारा एक। हालांकि ये नारा पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुआ है और इसकी संभावना कम है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि 2 की बात छोड़िए, वहाँ 2 के 12 हैं। तो वो तो समानता इतनी होते होते इतनी बड़ी असमानता हो गई कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है सरकार के लिए। और ये बात सोचेगा कौन? समाज। ये समाज को सोचने की आवश्यकता है और इसीलिए शिक्षा की भी आवश्यकता है। यदि आपको वास्तव में रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको जनसंख्या को निश्चित करना पड़ेगा। सपोज एक रूम है, उस रूम में 2 पर्सन सो सकते हैं, 2 लोग रह सकते हैं। इसके पश्चात उसमें 2 को और बढ़ा दिया गया, 4 हो गए। 4 हो गए, यहाँ तक भी चलिए ठीक था। 2 बेड और पड़ गए उनके लिए और किसी भी तरह से 4 लोग उस कमरे में कुछ समय पास करते हैं। इसके पश्चात यदि उसमें 4 के बाद और 4 पर्सन ऐड कर दिए जाएं, 8 लोग हो जाएं, क्या पॉसिबल है कि ढंग से उस कमरे में वो रह सकेंगे? लेकिन आज हमारे देश में कुछ ऐसी भी जगह हैं, ऐसी भी शहर हैं जहां पर एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं। जो इम्पॉसिबल दिखता है, वास्तव में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग रह रहे हैं। किसी को सर्विस की आवश्यकता है, कोई गांव छोड़ करके आया है, कोई अपने पिछड़े क्षेत्र से आया है, आज उस जगह रहने को मजबूर है और वो रह रहे हैं।
तो न केवल जनसंख्या का एक मुख्य कारण किसी किसी प्लेस पर जहाँ रोजगार है, जहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जहाँ व्यवस्था है, वहाँ की ओर व्यक्ति माइग्रेट कर जाता है, वहाँ चला जाता है। आज गांव से लोग पलायन कर रहे हैं और वो पलायन करके शहर में आ रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम यही है कि गांव में वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए नहीं मिल पा रही हैं। यही कारण है कि लोग पलायन कर रहे हैं शहर की ओर, और शहर की ओर पलायन करने से शहर की जो जनसंख्या है उसमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है। शहर में तेज़ी से, चाहे वो बाइक्स हों, कार हों, ऑटोमोबाइल हों, ये सब इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ी है। रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आया है और रोड्स पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। तो इसका मेन कारण यही है कि लोग शहरों की ओर माइग्रेट हुए हैं। और ये भी बात है कि जितना पॉपुलेशन अधिक शहर में बढ़ रही है उससे पॉल्यूशन भी अधिक बढ़ रहा है, उससे खान पान पर भी जोर पड़ रहा है, उस पर महंगाई काफ़ी तेज़ी से उसमें बढ़ रही है। तो बहुत सारी समस्याएं, जो महंगाई का एक कारण ये भी है, उसमें मुख्य रूप से जिस चीज़ की आवश्यकता है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सपोज आपको आज दूध बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है, वैसे तो बहुत मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर सिंथेटिक दूध देखने को मिल रहा है। जो वास्तव में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मिल्क आज हमारे पास में इतने पशु दूध देने वाले नहीं हैं जितनी रिक्वायरमेंट है और जितना दूध उपलब्ध हो रहा है। एक भी प्रोग्राम करने के लिए आज जितना दूध चाहिए, यदि किसी शहर में वो 10 प्रोग्राम हो रहे हैं या 10 पार्टी हो रही हैं, तो वहाँ पर उतना दूध, उतना मावा और उतना ही वहाँ पर पनीर उपलब्ध करा दिया जाता है बिना किसी परेशानी के। वो सब कहाँ से आ रहा है? कभी इस पर विचार करें, देखें। इतनी सारी सब्जियाँ, जो सब्जियाँ महंगी होती चली जा रही हैं क्योंकि बिल्डिंग्स के माध्यम से लगातार शहरों में एक शहर दूसरे शहर के नज़दीक होते चले जा रहे हैं। लगातार उन शहरों के बीच की ज़मीन जो हो रही है वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो वो जहाँ सब्जियां उगती थी वहाँ आज सब्जियां नहीं हैं, सब्जियां महंगी होती चली जा रही हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और सिर्फ इसका एक सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और रोज़गार सिमट रहे हैं, रोज़गार बहुत कम हो रहे हैं, लोगों की जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और इसका समाधान है फैमिली प्लानिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।